नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आखिर 100 दिन की उपलब्धि क्या रही? क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नई ऊर्जा मिली? क्या इससे भारत जुड़ा? क्या इससे कांग्रेस के संगठन को ताकत मिली? क्या राहुल गांधी की छवि इससे बदली? क्या राहुल गांधी वाकई बदल गए और संतत्व की ओर बढ़ने लगे? क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा शक्ति के साथ आएगी? क्या 2024 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दौड़ में शामिल होंगे? ये सब सवाल एक तरफ हैं। दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या यह यात्रा राजनीतिक है? ये राजनीतिक यात्रा है तो चुनाव में राहुल गांधी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं गए? जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद कहते हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी और ये राजनीतिक यात्रा है, इसके राजनीतिक लक्ष्य भी हैं, तो फिर चुनाव से इतनी दूरी राहुल गांधी ने क्यों रखी? कोई वे कांवड़ यात्रा पर तो निकले नहीं कि कांवड़ियों की तरह वो जाएं, जल का जल को शिव जी पर चढ़ाएं और यात्रा पूरी हो। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक दिग्गज पत्रकार, सामाजिक शोधकर्ता, शिक्षाविद, जिन्होंने टेलीविजन में, प्रिंट में और ऑनलाइन मीडिया में बहुत काम किया है। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। ऐसे श्री आलोक मेहता हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, अभिवादन। सर, ये आज राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को पूरे 100 दिन हो गए हैं। इस यात्रा के लक्ष्य क्या हैं? क्या इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है? क्या वो लक्ष्य हासिल हो रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रकाश जी, वैसे तो आप इस पर पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और अलग-अलग लोगों की राय अलग-अलग भी हो सकती है। सबका भावनाओं का सम्मान भी हम करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से ये राहुल गांधी की अपनी भारत जोड़ो, भारत की विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने से उनको खुद को राजनीति में जो शिक्षा प्रशिक्षण जिसे कहते हैं कि आप कोई भी चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या विदेशी भी हो, तो वो देश से भ्रमण से बहुत कुछ सीखता भी है और कुछ उसका उस जो सीखता है उसका कुछ बांटता भी है। इसलिए भारत जोड़ो में मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को तो फायदा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है उनकी बातों से भी, कि उनको भारत के बारे में जितना समझने को, लोगों की समस्याओं को और नजदीक से देखने का, गाँव को भी कुछ इलाकों में जाने का जो अवसर मिला, उसका लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिला। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक नई ऊर्जा उससे जरूर पैदा हुई कि उनका नेता अब सड़क पर यात्रा करके भी समझने की कोशिश कर रहा है। जो एक भ्रम बना रहता, भ्रम भी कहिए या कहिए कि असलियत भी होती थी, जब लगता था कि भाई वो तो हम सबसे कटे रहते हैं, उनको एक अलग दुनिया है, उस दृष्टि से उनको उसका एक लाभ है। इतना मैं जरूर मानता हूं कि ये खुद के लिए भारत उससे जुड़ेगा कितना, पूरी जो उनके जो लक्ष्य हैं कि भाई हम सांप्रदायिक एकता के लिए उससे बड़ा लाभ होगा, ये एक नारे के रूप में या सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छा लक्ष्य जिसको कह सकते हैं कि मन में संकल्प तो होता ही है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या कोई भी आराधना कर रहे हैं किसी भी भगवान की, तो उसका कोई फल मिलेगा। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यदि पार्टी या संगठन में या जागरूकता बढ़ती है तो उससे कुछ लाभ मिले। लेकिन हाँ, वो सब भारत जोड़ो या ये जो राजनीतिक है, मैं तो मानता हूँ कि राजनीति के बिना तो ये कोई यात्रा या कोई भी इस तरह के जो काम है जो राजनेता करता हो, जो 15 साल राजनीति में रह चुका हो, 2 साल और उसके बाद भी यदि कहे कि राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, ये उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आलोक जी, जी, प्रकाश जी। जी, राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारा एजेंडा राजनीतिक है, लेकिन ये यात्रा हम देश को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से देश को तोड़ने वाली वे कथित शक्तियां जो देश को विभाजन की राह पर ले जा रही हैं, वे इससे संभली होंगी, सावधान हुई होंगी?
प्रकाश जी, जैसा मैंने कहा कि हम यदि यज्ञ या हवन करते हैं तो उससे सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे, सारे जो है जैसे शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। ये कुछ उसी तरह का यज्ञ और आहुति वाला संकल्प है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दूसरी पार्टियां हैं जिनके लिए, जिनका सबसे ज्यादा वो आरोप हर जगह लगा रहे हैं या उनकी पार्टी लगाती भी है, वो तो इससे भी ज्यादा राष्ट्रभक्ति की बात, राष्ट्रीय एकता की बात, सबको संप्रदाय सांप्रदायिक, जिसे कहते हैं कि हम सबको ही एक मानते हैं, उस भारतवासी मानते हैं। तो इसलिए ये एक बहस का या एक राजनीतिक मुद्दा ही है। चाहे वो कहें कि हम इसे भारत जोड़ो से जोड़ रहे हैं और इससे कोई बहुत दूसरी शक्तियों को उससे कमजोर करने में लाभ मिलेगा, मैंने इसे कहा वोट में यदि कहीं परिवर्तित होता है तो जिन प्रतिपक्ष को या जिन शक्तियों को ये मानते हैं कि भाई वो उससे ज्यादा देश को खतरा है या देश को उससे नुकसान हो रहा है, उनको कहीं कमजोर करने का परिणाम तो तब पता चलेगा जब चुनाव में इसका कोई लाभ दिखाई दे। किसी चुनाव में, गुजरात में तो नहीं दिखाई दिया, उसके पहले इतनी बड़ी यात्रा कर चुके थे। हिमाचल दूर है, लेकिन गुजरात जिन इलाकों से घूम रहे थे और जहां वो खुद भी होके आए यात्रा के दौरान, उसका कोई असर तो वहां नहीं दिखाई दिया। जिस पार्टी के खिलाफ, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके खिलाफ एक अभियान तो इस पूरे यात्रा में दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ भी कहिए, एकता, सांप्रदायिकता, पूंजीपति, वो सब कहें। और उन लोगों के साथ जो पूंजीपतियों के सबसे बड़े, अडानी के साथ अशोक गहलोत का समझौता इसी यात्रा के दौरान हुआ जब वहां इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई। यदि ये कमलनाथ जी हैं तो उनका सबसे पुराने संबंध यदि कहीं है तो मनमोहन सिंह राज में यही जयराम रमेश उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखते थे कि भाई देखिए पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। और उस समय भी अंबानी अडानी का जो सारा अभ्युदय हुआ वो तो राजीव गांधी के काल से शुरू हुआ। प्रणब मुखर्जी रहे, मनमोहन सिंह जी जो सबसे ज्यादा रहे। तो अब वो पूंजीपतियों के खिलाफ जब बोलते हैं तो इसका एक कितना असर होगा, न पूंजीपतियों पर असर होता है, न शायद जनता भी समझती है कि पूंजीपतियों के खिलाफ तो एक समय था जब आप और हम लोग कम्युनिस्ट लोग, जो हमारे आपके इंदौर में तो होमी दाजी 57 में होते थे, वो जी। कम्युनिस्ट तो बिरला टाटा के खिलाफ ही नारे लगाते थे। और हमारे यहाँ उज्जैन में, इंदौर में जो बड़ा गढ़ था संघ या बीजेपी का, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था। तो ये नारे पूंजीपतियों के खिलाफ हमने देखे और आज कम्युनिस्ट पार्टी लगभग खत्म सी हो गई है। एक दो राज्यों में उसका अस्तित्व दिखाई देता है, उत्तर भारत में तो कतई नहीं दिखता, इंक्लूडिंग बिहार में भी नहीं दिखता। इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि कितनी बदली? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदौर में यह बात कही थी कि एक बड़ी बड़ी पूंजी खर्च की गई उनकी छवि को बदनाम करने के लिए, बुरे रूप में लाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की छवि इस यात्रा से बदल रही है? हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि उनकी छवि हम जैसे पत्रकार हो या कांग्रेस के लोग हों, उनके बीच में जरूर बदली। जनता के बीच में देखिए, अब वो कुछ इलाकों में जहां वो लोगों से मिलते रहे, उसका एक असर तो उस इलाके में जरूर पड़ा होगा, ऐसा उनकी पार्टी को विश्वास है मुझे। लेकिन आप ये बताइए कि जब प्रतिदिन 2 करोड़ का खर्च हो रहा है जिन कंटेनर में पूरी यात्रा चल रही है, ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जाए कि उसका एक बड़ा ही असर ये पड़ेगा कि भाई वो, देखिए चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी, उदाहरण के लिए हम गांधी की बात नहीं करते, हम अडवाणी जी की भी बात नहीं करते। यदि चंद्रशेखर जी की गैर राजनीतिक यात्रा थी जिसमें चंदा लोग देते थे, मेरे भी परिवार के एक सदस्य जो मतलब बिल्कुल सीधे हमारे काका जिनको हम कहते हैं, तो कहते क्या, मतलब काका ही है मेरे, वो उस यात्रा में शामिल थे। पूरे देश में जब किया गया तो उस यात्रा में जहां गए वहां ठहर गए। और मतलब यदि किसी ने कहीं ऐसा थोड़ा सा ज्यादा भी, चंद्रशेखर जी ने कहा कि नहीं इसका खर्च नहीं किया जाएगा यदि कोई पैसा देता है, वो यात्रा गांव से जुड़ने, जबकि चंद्रशेखर जी भी ऐसा नहीं कि उससे बहुत बड़ा उनकी पार्टी को बड़ा बाद में फायदा हो गया हो। लेकिन चंद्रशेखर जी, मैं इसलिए तुलना की बात कर रहा हूँ कि यदि राजनीतिक व्यक्ति जब करता है तो उसके पीछे उस तरह की भावना से एक छवि अलग बदलती है। लेकिन आप 5 स्टार सुविधाओं के साथ ये जो विदेशों में होता है, जो देखिए इसकी पूरी प्लानिंग जो मैं समझ पाता हूँ, उनके जो विशेषज्ञ जो उनके साथ हैं या बाहर से जो उनको अमेरिका से सैम पिट्रोदा जैसे सलाहकार जो देते हैं, परिवार के भी हैं, वो लोग तो अमेरिका के स्टाइल में एक जो यात्रा होती है, जो पूरे साथ आपके बड़ी बड़ी वैन चल रही है, या सिनेमा वालों के साथ वैनिटी जिसको कहते हैं बाकायदा वैन चलती है, कुछ उस तरह की एक यात्रा का आयोजन जब आप करते हैं, यदि वही जो पैसा, चाहे वो यदि 2 करोड़ लोगों ने एस्टिमेट लगाया सब कुछ मिला जुला करके जो खर्च होता है प्रतिदिन, यदि मान लीजिए उसमें उतना भी नहीं भी होता है,
आप खुद सोचिए कि हर एक रात को किसी एक गांव में उतना ही 10-5 लाख रुपए में मकान भी बना हुआ होता, और वहां जाकर के वो खुद रह जाते, और आसपास यदि कुछ और साथी रह जाते, छोटा यदि तो बड़े हॉल बना करके भी, तो शायद उसका एक स्थायी रूप से वहां पर एक पहचान हो जाती। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए ये कहना कि छवि बदली, हाँ ये कह सकते हैं कि एक परसेप्शन जो मीडिया में कहें, जो पार्टी में कहें, वो छवि बदलने में जरूर सहायता मिली है, और अप्रिशिएट उसको इसी रूप में किया जा सकता है कि हाँ, एक नेता है जो चलिए देर से सही अभी शुरू कर रहा है, कोई किसी चीज में देरी नहीं होती है। वो उम्र के उस पड़ाव पर 50 के बाद भी यदि कर रहे हैं तो हो सकता है अभी और जीवन बहुत लंबा होता है, उसमें कुछ वो या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी करते हैं, तो देखा जाएगा इस अनुभव को कितना लाभ हो। लेकिन हाँ, जनता के बीच में वैसी कोई छवि बदली, बल्कि कहीं कहीं बयानों से तो मुझे लगता है कि बिगड़ी भी है। उनके जो साथ के सलाहकार हैं उनमें जिस तरह की बातें उनको कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि छवि बिगड़ने के लिए आप क्या कहें कि इन्होंने तय किया था कि अर्णब गोस्वामी जी को इंटरव्यू देंगे। जब पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया सबको छोड़ के, जब उनकी सरकार थी, जब उनके साथ टेलीविजन यही जो सप्पल साहब हैं जो उनके सलाहकार राज्यसभा के ही प्रमुख वो होते थे, जो टेलीविजन है उसको भी जी इंटरव्यू नहीं दिया था, अर्णब गोस्वामी को दिया था, तो इमेज वहां से खराब हुई। उसमें मीडिया को आज वो गाली देते हैं, लेकिन हाँ। मीडिया ने छवि नहीं खराब की, उन्होंने अपनी छवि या उनके साथियों ने उनकी छवि ज्यादा खराब की, उनके सहयोगी ने की, जो किसी से मिलने नहीं देते, जो किसी से उस समय अलग से, जैसे कार्यकर्ता यदि सागर से आया है कि छत्तीसगढ़ से आया है कि तमिलनाडु से आया है, उससे तो हफ्तों मुलाकात का अवसर ही नहीं देने देते थे। तो छवि उन्होंने बिगाड़ी है जो उनके सहयोगी है, मीडिया ने नहीं बिगाड़ी। क्या राहुल गांधी ज्यादा परिपक्व हुए हैं इस यात्रा में, तेज गति से परिपक्व हुए? हम सभी परिपक्व होते हैं, हर दिन हमें ज्यादा समझ आती है, लेकिन कहते हैं कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ज्यादा परिपक्व हुए। ये बात उनके संबोधनों में भी देखी जा सकती है और पत्रकारों से चर्चा में भी देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बहुत नजदीक से उनको, मैंने कोई अभी हाल में उनके साथ यात्रा नहीं की है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना परिपक्व हुए या उनकी मानसिक। लेकिन हाँ, उनके जो बयान रास्ते रास्ते में जहां जहां दिए हैं, कुछ को छोड़ दें, जैसे बीच में इंदौर के पास ही उन्होंने कुछ अपना अनौपचारिक बातचीत का एक रिकॉर्ड सामने आया था, तो उसमें कुछ बातें सुलझी हुई लगी जब उन्होंने, अब इसको आप कह सकते हैं मेरा पूर्वाग्रह भी होगा कि उज्जैन की तारीफ कर दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अच्छा है। लेकिन मेरी पूरी उनके प्रति सहानुभूति इसलिए कि जब वो मास्टर राहुल होते थे राजीव गांधी के साथ, तो मैं यात्रा करता था, तब से मैंने उनको देखा है। तो उनमें कुछ ये कह सकते हैं कि बाल सुलभ उत्सुकता होना, चीजों को देख करके उसकी सराहना करना, कुछ और चीजों की दृष्टि से उन्होंने अपने को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ी हुई, जो सफेद दाढ़ी दिखाने लगे, पहले बहुत युवा इस तरह से दिखते थे, उसके बजाय उन्होंने उसको एक अलग रूप अपना एक दिखाया कि भाई वो बिल्कुल वैराग्य भाव वाले नेता हैं। तो इस तरह से कुछ उनके उस पर परिवर्तन तो मैं मानता हूँ कि उनके और इस सारे अनुभव का उसको परिवर्तन से भी कुछ लाभ हो सकता है, जो वर्कर्स के साथ जब वो मिलेंगे, राजस्थान के या केरल के या जहां जहां से वो यात्रा में आगे तक और भी जाएंगे मध्य प्रदेश के, उससे उनको लाभ हो सकता है, वो परिपक्वता आप कहेंगे। अन्यथा वैसे देखा जाए कि क्योंकि जितने उन्होंने जो बयान जो पहले देते थे वही दोहरा रहे हैं, इवन ताजा सबसे पहले रघुराम राजन वाला भी जो मैंने देखा, उसमें भी वो अपनी ही बात, रघुराम राजन से ज्यादा वो अपनी बात कन्विंस उन्हीं बातों को कह रहे हैं जो इतने पिछले मोदी सरकार आने के बाद वो जो भी बोलते हैं वही रिपीट, उसमें वो अपने सवाल में या अपने धारणा में उसमें बदलाव मुझे नहीं दिखता। क्योंकि यदि वो दिखता तो वो कहते कि हाँ, गाँव में कहीं ना कहीं बदलाव आया है, यदि मध्य प्रदेश में गेहूं की फसलें यदि अच्छी हो रही हैं, वो शायद हमारा ही उसको क्रेडिट अपने को लेते, या कहीं पर छोटे उद्यमियों को भी बहुत ज्यादा इंटरप्रेनर का भी काम हुआ है। यदि वो इंदौर में भी रहे तो क्या इंदौर में बिल्कुल प्रगति नहीं हुई है? क्या भोपाल में कोई प्रगति नहीं हुई है? वो उसकी उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। एक बड़ा समझदार व्यक्ति जब होता है, विरोधी पक्ष का भी आता है, पाकिस्तान का भी आता है, चीन का भी आता है, या हम लोग जब चीन या पाकिस्तान जाते हैं तो उनके कुछ गुणों की भी चर्चा करते हैं। वो मुझे उसमें नहीं दिखा, इसलिए मैं उसे राजनीतिक परिपक्वता तो नहीं मानता। इंदौर में उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की तारीफ की, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इंदौर बहुत स्वच्छ शहर हो गया। ये बहुत सफाई कर्मियों की उन्होंने अच्छा। बहुत तारीफ की। जी। कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे आयोजन के पीछे है, क्या इससे राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में है अभी?
देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी चुनाव है, अगले साल में ही जिसे कहना चाहिए। और उसके बाद निर्भर निर्भर करता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ की गुटबाजी को जितना नियंत्रण, मतलब अभी चूंकि इस यात्रा के दौरान तो सब साथ में दिखाई दिए, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, कहीं एक आध बार मेरे ख्याल सुरेश पचौरी भी रहे होंगे, और उस तरह से कुछ नेता जो अलग अलग थोड़ा सा गुटों में दिखाई देते थे, वो कुछ साथ में दिखाई दिए हैं। और सचिन पायलट और गहलोत जी वाला सबसे जोरदार है कि राजस्थान में वो एक साथ दिखाई दिए। तो उससे उसके बाद लेकिन टिकटों के बंटवारे के समय संगठन में उनके सबको उतना ही सक्रिय करके उनका उपयोग हो सके, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा उसके बारे में निष्कर्ष निकालना। क्योंकि हमेशा हाईकमांड का पिछले कुछ वर्षों में ऐसा रहा है कि ये दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ेंगे, उनको दोनों को एक एक को कुछ ऊर्जा दे दिया जाए कि तुम्हें बाद में बनाने वाले हैं, अभी बना देंगे, और बाद में फिर तुम्हें मौका दिया जाएगा। कमलनाथ जी के सबसे बड़े दुश्मन तो उस समय जयराम रमेश ही थे, और जयराम रमेश और खड़गे जी के रहते हुए कर्नाटक के चुनाव तो अगले कुछ महीनों में ही आप देख लीजिएगा कि क्या इस यात्रा का, जहां कर्नाटक में भी गए हैं, उसका फायदा राहुल गांधी, खड़गे जी और जयराम रमेश छोड़ दे, जो वहां पर जो शिव कुमार जी जो बड़े नेता हैं, जो फाइनेंस सब खर्चा वही करते हैं, उनका और वन पार्टियों से सहयोग लेकर के। तो पहली परीक्षा मुझे लगता है, चूंकि दक्षिण, इंदिरा जी के समय से दक्षिण में कांग्रेस का प्रभाव रहा है, और अब भी यदि केरल से वो चुनाव जीत के आए हैं, तो पहला जैसे कह सकते हैं कि चावल का दाना, जो खिचड़ी कितनी पकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उससे पहले गुजरात तो ताजा ताजा है, लेकिन कर्नाटक में भी दिखाई देगा, जहां से उन्होंने अध्यक्ष भी चुना है, और उनके राइट हैंड सेनापति जो पूरी इस यात्रा में जयराम रमेश, वो भी कर्नाटक के हैं। इसलिए उसका कितना फायदा मिलेगा डिपेंड करता है स्थानीय नेता और संगठनों पर, और संगठन कितने मजबूत इस महीनों में हो पाएंगे, ये भी एक अग्नि परीक्षा ही मैं उसको कहूंगा, चूंकि इतना आसान नहीं होता। संगठन लगातार निरंतर, हो सकता है कि उनका इरादा भी 2029 हो, जैसा उनके कई सहयोगी कहते हैं कि हमारा इरादा तो न ये है न 2024 है, हमारा लक्ष्य 2029 है। तो निश्चित रूप से यदि लगातार ऐसा संगठन तैयार होगा तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। अब कांग्रेस का कहना है, जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक हम हाथ से हाथ मिलाओ अभियान चलाएंगे। आशा ये है कि कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो रही इस यात्रा के बहाने, और ये भी कहा गया कि जो अगला अभियान होगा 26 जनवरी से, वो 3 चरणों में होगा और बूथ लेवल पर जाएगा। तो क्या कांग्रेस को इससे शक्ति मिलेगी, क्या जा पाएगा ये? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, यदि जैसे बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट है, अब पन्ना समिति का बात भी अब कह दी गई है, तो उस दृष्टि से उसका मुकाबला करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का देश भर में उसकी जड़ें तो रही हैं। और मैं फिर से कहूंगा, मैंने कुछ आलोचना की बातें भी कही, लेकिन मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी यदि विकल्प के रूप में हो एक अच्छे लोकतंत्र में, तो जो ये नहीं है कि छोटी पार्टियां अच्छा काम नहीं कर सकती या करती हैं, वो भी उन्होंने अपना अपने समय में अपना काम किया है। लेकिन जब गठबंधन की राष्ट्रीय राजनीति के लिए आवश्यकता होती है, तो फिर बड़ा ही सौदेबाजी और खींचातानी या दबाव हर पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी महसूस किया, मनमोहन सिंह जी ने भी किया, या नरसिंह राव जी ने भी किया था, या उनके पाप भी आपको ढोने पड़ते हैं। इस दृष्टि से यदि बूथ लेवल तक का जो उनका लक्ष्य है, और संगठन यदि उस तरह का सक्रिय रहा और सही लोगों के हाथ में कमान होगा, मैं फिर आपका ध्यान दिलाऊंगा, राजीव गांधी के समय में जो मध्य प्रदेश के ही सुरेश पचौरी है, उनके तहत हर जिला के लिए वो और डीपी राय करके उनका नाम विकास केंद्र बनाया गया था। और वहीं जहां राजीव गांधी फाउंडेशन का जवाहर बिल्डिंग है प्रेस क्लब के पास, वहीं उनका कार्यालय था, और वो पूरे देश की जीरो की मॉनिटर करने का एक अच्छा काम उन्होंने किया था, जिसका लाभ पार्टी को मिला। तो जिला स्तर पर वैसा नेटवर्क, वैसे समर्पित लोग, देखिए आप इंदौर में बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम महेश जोशी जैसे नेता कहाँ दिखाई देते हैं, मतलब इसके लिए पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, जो भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह से उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, और नेताओं से भी नहीं हो सकती। कमलनाथ उस समय के जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन कमलनाथ एक अलग एलीट जिसको कहना चाहिए कि स्वभाव के भी रहे हैं। तो महेश जोशी जैसे नेता जो संगठन का काम कर सके, इसका अभाव आज की तारीख में तो है कांग्रेस में। वैसे लोगों को आगे भी रखें, मैंने महेश जोशी तो जीवित थे अभी हाल तक, कुछ समय पहले तक
उनका जी। उपयोग तो पार्टी ने नहीं किया, पचौरी का भी नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश वालों को जानता हूँ इसलिए, या यूपी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन सब लोगों का उपयोग नहीं हुआ। अब संगठन का उपयोग यदि होगा बूथ लेवल के लिए, उन सबको ऐसे सक्रिय किया जाएगा लोगों को खोज करके, तो निश्चित रूप से कुछ तो लाभ होगा ही। जो समाज के विभिन्न तबकों के लोग मिल रहे हैं राहुल गांधी से, फिल्म के लोग मिल रहे हैं, सामाजिक क्षेत्रों के लोग मिल रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उनके साथ चले, खिलाड़ी चले, इसका जनमानस पे कोई असर होता है? देखिए, मुझे लगता है कि इसका असर तो नहीं होता। ये उसी तरह का है जैसे आप और हम पत्रकार के रूप में जाकर के कई जगह कुछ घूमते हैं, बात करते हैं, और उस तरह की चीजों के लिए एक खुद में उनसे बातचीत है। मैंने कहा रघुराम राजन जी से बात करके यदि उन्होंने कुछ बयान किया हो, या उनकी पार्टी के लोगों को असर हो, या कोई खिलाड़ी साथ में आया तो उससे खेल की समस्याओं को लेकर के कुछ बातचीत ऐसी हुई हो, तो उसका एक खुद पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए लाभ हो सकता है। लेकिन जनमानस में क्यों हो, आज तो वहां पर रघुराम राजन साथ चल रहे थे, या फलाना फिल्म का खिलाड़ी साथ चल रहा था, या वो महिला वहां पर साथ में थी, या मेधा पाटकर थी तो उसका गुजरात में तो उसका उल्टा असर हुआ। मेधा पाटकर से मध्य प्रदेश में यदि उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया था तो क्या वहां पर उसका असर होगा? तो मुझे लगता है कि ये सब मुझे नहीं लगता कि इस सब का कोई असर होता है। इसका असर मैंने इसलिए कहा कि यदि गांव और जमीन से जुड़े होने की बात होती, तो वो लोग गांव में जाके उसी तरह से उन्हीं खाट और उस पलंग वहां पर जो है खटिया बिछाए हुए यदि घूम रहे होते, उसका एक असर अलग होता है, खुद को समझने के लिए भी और उनका दिल जीतने के लिए। ये तो ऐसा है कि आप और हम भी यदि अच्छी गाड़ी लेकर के और दो ऐसा मैं बिल्कुल स्टार की तरह दिखाई दूं, मैं मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके साथ दो और भी हो जो हमारे टीवी के कलाकार हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़े, आशुतोष राणा, तो उससे भी ज्यादा भीड़ आपको आते हुए, हम लोगों के हाथ मिलाते हुए और हमारे गले मिलते हुए और हमसे बात करते हुए मिल जाएंगे। तो उसके लिए उसका हमें आपको 10 वोट भी हमें नहीं मिलेगा, आपको भी। तो ये उस तरह का है जो अपॉर्चुनिटीज उस इवेंट की तरह दिखाते रहना, वो यात्रा है। मैं इसीलिए फिर चंद्रशेखर जी को कहूंगा, या जो पहले विनोबा भावे यात्रा करते थे, क्या कोई स्टार जाता था क्या? दिलीप कुमार भी कांग्रेस के समर्थक थे, उससे कुछ उससे फायदा मिलता क्या विनोबा भावे को या चंद्रशेखर जी को? चंद्रशेखर जी के तो एक से एक बड़े बड़े दिग्गज सेठ भी थे, मित्र भी थे, दोस्त भी थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था किसी यात्रा में ऐसा कोई फिल्म वाला भी दिखाई दिया हो, या कलाकार थिएटर का भी दिखा हो, या साहित्यकार भी दिखाई दिया हो। तो इसलिए ये सब मुझे लगता है कि ये सब चीजें, हाँ, कवरेज के लिए, उस क्षेत्र के फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, थोड़ा सा मीडिया पे प्रचार के लिए उसका लाभ जरूर है। मास मीडिया में या बड़े पैमाने पे जो टेलीविजन चैनल हैं और अखबार हैं, उनमें इसकी कवरेज को एकदम नजरअंदाज किया जा रहा है यात्रा को, ऐसा क्यों? प्रकाश जी, मैं तो इससे असहमत हूँ, क्योंकि मैं बहुत, आप भी वैसे तो इसी से जुड़े हुए हैं। आप यदि देखें तो जिन जिन इलाकों पे गए हैं वहां का हर जगह कवरेज हुआ है। अब ये आप कह सकते हैं कि भाई वो मोदी जी का जितना दिखाया गया था, उनकी सभा का जो आयोजन था उसमें नहीं दिखाया गया, इसमें नहीं दिखाया गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है कि जितना वो कांग्रेस अपेक्षा करती है वैसा नहीं दिखाया होगा, वरना तो लगातार फॉलो अप हर जगह हुआ। और आज तो रीजनल चैनल का भी जमाना है, अखबारों में आपने भी देखा होगा, यदि मध्य प्रदेश में गए तो ऐसा मुझे नहीं दिखता कि अखबारों ने उसको नहीं दिया हो। हाँ, ये कहीं पर आप, ये तो तय पार्टी नहीं तय करती, यही मतलब तो राजा की दुनिया का अखबार भी था, पता नहीं वहां पर भी वो नहीं छपवा सके, जिनकी थ्योरी यही थी कि पैसा दे करके बहुत कुछ छप सकता है। तो ये है कि खर्च भी यदि किया गया हो, या जो स्थानीय लोगों ने भी अरेंज किया हो, और उस बहाने से यात्रा के समय में बड़े बड़े जो राज्य सरकारों के विज्ञापन दिल्ली से लेके देश भर में छपते रहे, उससे उनके बारे में और उन सरकारों के जो अच्छा काम उनका है उसका भी प्रचार होना जरूर हुआ। और यात्रा का भी जितना आवश्यक कवरेज है, मेरा ऐसा मानना है कि बाकायदा कहा जाता था, चूंकि मैं खुद जिस संस्थान के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मैं रोज की मीटिंग में भी देखता था, तो बराबर कवरेज हुआ है। डिपेंड, अब वो मैंने यही कहा कि परसेप्शन जरूर है कि भाई मुझे तो दिखाते नहीं, मीडिया वाले देख लो, अरे ये वो सब भी तो चलता है। और अब तो सोशल मीडिया है आपकी तरह, ट्विटर पर लाइव उनकी, मैंने जब अभी भी मध्य प्रदेश में थे तो मैंने उनका लाइव तो ट्विटर पर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्विटर अवेलेबल थी, और वो भी उनमें से जो काम की बातें हैं कुछ विवादास्पद भी हो सकती हैं, वो उनके लोग गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं, या नरोत्तम मिश्रा गलत बोलते हैं, या कोई और उत्तर प्रदेश का नेता गलत योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, तो वो भी बार बार हाईलाइट होता है। तो उसमें भी यदि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो मैंने विवादास्पद हो,
या जयराम रमेश का रोज यहाँ पर दिल्ली में भी सब जगह उनकी खबरें छपी हैं। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मीडिया पर ये प्रचार करने की बात करते हैं, तो आप उनके जो अपने अखबार हैं उसको उन्होंने उसके पहले और बाद में कितना, नेशनल हेराल्ड में कितना उसकी प्रतियां ही बटाई होती है जिन सब राज्यों में, जहां सब उनकी बिल्डिंग तो नेशनल हेराल्ड की ही है, नवजीवन की है। तो ये कहना कि मीडिया यदि बुलवाग रहा है तो उनका अपना जो मीडिया है जिसको कह सकते हैं, और जो जिनके साथ आज भी वो जुड़े हुए हैं, कई चैनल्स में भी उनके लोग भी हैं जो बड़े सहानुभूति रखते हैं। ऐसा तो नहीं है, राजदीप सरदेसाई जी ने कब उनकी यात्रा को, या वो यदि राहुल गांधी इंटरव्यू दे रहे होते तो क्या इंडिया टुडे भी नहीं दिखाता, या कोई और चैनल, हम इंडिया न्यूज नहीं दिखाता, या CNN नहीं दिखाता। लेकिन हाँ, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें से कितना दिखाया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव वही बातें कहेंगे तो कितना कवरेज होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि मीडिया यदि स्वतंत्र है तो उसको कितना, जिसको ज्यादा दिखाएगा तो लोग उसको नहीं देखते हैं ना। बहुत प्रचारात्मक सामग्री, विज्ञापन या सरकार का भी जब बहुत ज्यादा बाजा बजाया जाता है तो लोग अपने आप हटा लेते हैं, या बहुत ही गंदी बात इसको कहते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं तो लोग चैनल को ही बदल देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये उनका एक पूर्वाग्रह है, मीडिया पर आरोप लगाना है, पूंजीपतियों पर लगाना। बिना पूंजीपति के किसी भी प्रदेश में उनकी यात्रा ही नहीं सफल होती यदि वो पार्टियां उनके लिए, जो उनके मुख्यमंत्री उन पूंजीपतियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे होते, और मीडिया भी उनके प्रति दुराग्रह नहीं है। बल्कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सब पत्रकारों से बात किया, स्पेशली कहा कि हमने वहां बात नहीं की थी तो यहाँ करेंगे, या हर राज्य में उस प्रदेश की भाषा में भी बोलने वाले लोग थे, उनसे भी उन्होंने भी बात किया। तो उसके बाद जो वहां पर थे उन्होंने अपने अपने लेकिन उन्होंने उन चुनिंदा अखबार वालों को या उनको ही प्रमुखता दी, उनके सवाल पूछवाए, तो उसके जवाब उसी में देखने को मिलेंगे ना आपको। उसका कोई नेशनल चैनल में या उसमें कैसे वो दिखाई देता है यदि उनको पहले से ही एक सम एक्सटेंट प्रायोजित से भी सवाल हो, या मालूम हो कि ये सवाल हमारे अनुकूल होंगे, तो उसके बाद तो कोई आपत्ति किसी को होगी ही नहीं, वो अपने आप वैसा ही प्रचार उसका होगा। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस को इस यात्रा से नई जान मिली है? जो कांग्रेस सुप्त पड़ी हुई थी, इतनी पुरानी पार्टी सुप्त प्राय हो गई थी, उसमें नई जान फूक जाएगी क्या इससे? हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में जान आई है और आएगी, और उसका लाभ जहां जहां जिन राज्यों में ले जा सके, उसके बाद इसके फॉलोअप, हर चीज हम बड़ी भारी इमारत बनाते हैं, उसमें कैसे लोग रहने लगे, कैसे उसमें पानी और बिजली, हवा, पानी मिलता रहे, उस दृष्टि से उसका, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ बिल्कुल जरूर मिलेगा। और बल्कि मैं तो मानता हूँ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिंदा रहने से, कहते हुए कांग्रेस मुक्त भारत हो जो बीजेपी कहती थी, लेकिन सही बात यह है कि छोटे दलों के बजाय कांग्रेस सामने होने से, जैसे गुलाम नबी आजाद की तारीफ की गई, ऐसे आज भी, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने ऐसे नेता में जानता हूं जो बराबर संपर्क में रह करके, और अपने पुत्रों को भी जो सांसद बन के आए उनका मोदी जी के पैर छुआने जाते हैं, या बाद में भी उनके साथ क्या काम और करा सकते हैं उस सरकार में, बीजेपी सरकार में भी। तो कांग्रेस सशक्त होने से कुछ हद तक जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी लाभ होता है, क्योंकि छोटे दलों से उनको, आम आदमी पार्टी से मुकाबले से बेहतर था कि वो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर सके, वो उनको ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि बड़ी पुरानी पार्टी की जो अपने वैल्यूज होंगे, उनके कुछ, यदि उन्होंने भी, अभी बातें तो कई बार ऐसी करते हैं लेकिन वो भी नक्सल के खिलाफ रहे हैं या आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, वरना तो ऐसी पार्टियां हैं जो अतिवादियों के साथ भी हैं, जिनके पाकिस्तान या चीन से ज्यादा संबंध है कांग्रेस के मुकाबले में। तो वो उनसे मुकाबले से बेहतर है, या उनसे टकराव से बेहतर है कांग्रेस पार्टी को भी हो और लोकतंत्र को हो, ऐसा मेरा मानना है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बेबाकी से आपने अपनी बात कही, क्योंकि इस दौर में जब लोग एक पक्ष के हो जाते हैं, या तो सत्ता पक्ष के या एकदम विपक्ष के, तब आपने निष्पक्ष होकर अपनी बातें रखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, आप अभी पद्मश्री आलोक मेहता से बातचीत सुन रहे थे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रहे। यह कार्यक्रम कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।